प्रभात देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। हाथरस पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने दावा किया है देव प्रकाश मधुकर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, ऐसा दावा किया है एपी सिंह ने। देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर कर दिया है। दिल्ली में इलाज मधुकर का चल रहा था और इलाज के बाद दिल्ली से मुख्य आरोपी मधुकर को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के उत्तम नगर से ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने हाथरस कांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में मधुकर का इलाज जारी था, जिसके बाद दिल्ली में पुलिस की टीम ने मुख्य आरोपी मधुकर देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया है। देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर किया है, ऐसा कहना है एपी सिंह का, जो बाबा सूरजपाल के वकील हैं। दिल्ली के उत्तम नगर से गिरफ्तारी हुई है। जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे। डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम अपने को डर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी बहनें, हमारे लोग मारे गए। इसलिए मैं आपको, मीडिया ने हमारा जो सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और हम ये बात आपको बता रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर से रूबरू करा दे आपको, बड़ी जानकारी बता रहे इस वक्त की हिमाचल बीजेपी के नए प्रभारी की नियुक्ति हुई है। श्रीकांत शर्मा को प्रभारी बनाया गया है और इसी के साथ बता दें संजय टंडन को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, प्रभारी और सह प्रभारी की नव नियुक्तियां हुई है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वयं ये नियुक्तियां की हैं, ये नव नियुक्तियां की हैं जेपी नड्डा ने। और श्रीकांत शर्मा को प्रभारी बनाया गया है, तो वही सह प्रभारी का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो संजय टंडन को सौंपी गई है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने श्रीकांत शर्मा और संजय टंडन दोनों को इन नव नियुक्ति के लिए बधाइयां भी दी है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन से कुल्लू जिले के लिए राहत सामग्री भेजी है। राज्यपाल ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, वहीं उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की अपील भी की। देखिए, पिछले वर्ष भी एक आपदा आ गई थी, तो हमें बार बार राहत सामग्री भेजने की आवश्यकता पड़ी थी। अब की बार रेड क्रॉस के द्वारा हमने इस बात को ये सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है कि पहले ही हर जिलों में जहां जहां इसकी आवश्यकता पड़ती है, मैं भेजने का काम करूंगा, ताकि समय पर उसकी उपयुक्तता सिद्ध हो जाए। इसी नाते आज कुल्लू जिले के लिए पहली बार ये राहत सामग्री एक गाड़ी के साथ भेजे हैं। पिछली बार भी कुल्लू में लगभग 6 गाड़ियां हमने भेजने का काम किया था, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक आपदा बहुत हो गई थी। तो जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर राजभवन इस बार पूरी तौर पर सतर्क है। सरकार भी करेगी, लेकिन राजभवन उसके पहले अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हर जिले में भेजने का काम करेगा। आज वही पहली गाड़ी कुल्लू में सरकार से वैसे भी बात किया है कि
मानसून आ रहा है उसके पहले ही अपनी सतर्कता हम कर लें। सरकार ने हमें इस बात के लिए वचनबद्धता सिद्ध की है कि वह कार्य करेगी, कि वह पूरी तौर पर अब की बात सतर्क है। अधिकारियों से भी बात हुई, हमारे सेक्रेटरी हैं चंद्र प्रकाश जी, मैंने उनसे भी कह दिया कि सभी संबंधित विभागों से इस पर बात कर लें और बात कर करके सुनिश्चित कर लें कि समय से पूर्व ही लोग अपने कार्य को पूरा कर लें। समय आने पर ढोल पीटना ये उचित नहीं होता है, इस नाते ढोल न पीट कर करके तत्परता के साथ हम कार्य करें, यह होना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? टूरिस्ट भी हिमाचल प्रदेश काफी आते हैं, वो नदी नालों के आसपास ना जाए। देखिए, पिछली बार तो बहुत आपदा हो गई थी, इस बार भी टूरिस्ट आ रहे हैं, तो मेरा उनसे ये आग्रह है कि नदी और नालों के बहुत नजदीक मत जाए। विशेष कर करके जो सेल्फी लोग लिया करते हैं पीछे हट कर करके, वो भी एक बहुत खतरनाक होता है। तो इस नाते नदियों के किनारे किसी भी स्थिति में सेल्फी इत्यादि लेने का काम मत करें। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से फेल हो गया है, लेकिन फिर भी जयराम ठाकुर प्रदेश में भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। कि आज भी हमारे जयराम जी पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ जगह वो गए, उन्होंने कहा जी सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी और सरकार गिर जाएगी। और ये बात जो है पिछले 1-1.5 साल से जयराम जी कह रहे हैं। और विशेष करके जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ उस वक्त तो पूरे हिमाचल प्रदेश में इन्होंने कहा कि 4 जून को 2 सरकारें बनेगी, एक केंद्र की सरकार बनेगी, एक हिमाचल प्रदेश की सरकार बनेगी। मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हिमाचल की जनता ने तो कांग्रेस को जो बहुमत था, जो 34 का आंकड़ा था, उस आंकड़े को आज 38 पे पहुंचा दिया है। आज 68 विधायकों के सदन में, अभी तो 65 विधायक हैं, 65 के सदन में कांग्रेस पार्टी के पास 38 विधायक हैं। कांग्रेस के पास तो स्पष्ट बहुमत है। आज जो ये चुनाव हो रहे हैं तीनों उपचुनाव के, ये कोई सरकार, हिमाचल की सरकार बनाने या गिराने के लिए चुनाव नहीं है। ये तो केवल जो चुनाव है 3 प्रतिनिधि इन 3 विधानसभा क्षेत्र से चुन करके जाएंगे, वो चाहे जिस मर्जी पार्टी के जाएंगे, उसके सरकार के ऊपर इसका कोई प्रभाव असर पड़ने वाला नहीं। हिमाचल प्रदेश में कम संख्या वाले स्कूलों को शिक्षा विभाग मर्ज करने जा रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें आगामी समय में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा भी की गई और भविष्य में किस तरह के कार्य शिक्षा विभाग में होने हैं उसको लेकर भी मंथन किया गया। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले, इस पर सरकार कार्य कर रही है और समीक्षा बैठक कर फीडबैक लिया गया। आप जानते हैं कि डे 1 से लेके हमारा ये प्रयास है कि क्वालिटी की तरफ हमारा डिपार्टमेंट जाए। जहाँ एक समय था जब आवश्यकता थी कि हमारी शिक्षा के क्षेत्र में आपकी एक्सपेंशन हो, और वो हुआ भी, लेकिन वर्तमान में आज समय की आवश्यकता है कि जो बने हुए हमारा शिक्षा विभाग का आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको कंसोलिडेट किया जाए। इससे संबंधित जो हमने निर्णय पहले लिए थे उसका रिव्यू किया गया और भविष्य में क्या किया जा सकता है इस और भी विस्तार से चर्चा हुई। और ये रूटीन बैठक थी, क्योंकि आप जानते हैं पहले इलेक्शन का दौर रहा, बीच में मैं भी नहीं था, और अभी भी वर्तमान में हमारे 3 जगह आपके उपचुनाव हैं। तो ये सारी बातों को लेकर और भविष्य में कौन कौन से हमारे मैटर्स कैबिनेट में जाने हैं, ये विभाग ने अपने स्तर पे करने हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है, वहीं पहाड़ी राज्यों में सबसे ज्यादा कर्ज हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने ले रखा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बोले तो सदन में भी उन्होंने हर बात पे गुमराह करने का काम किया। तो कांग्रेस के शीर्ष नेता से लेकर नीचे तक आज झूठ बोलने वालों की होड़ लगी है कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलेगा। और हमने उसमें सदन में 115(1) का नोटिस भी दिया है
जिसमें जो राहुल गांधी जी अगर ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा। एक तो ये सभा पटल पर भी सदन में ही तथ्यों को रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि आज शहीद के परिवार को दी गई। को मानता हूं कि 98 करोड़ 98 लाख की जो आपने बात की, अगर आप अपनी इंश्योरेंस कराते हो आपको उसका पैसा मिलता है, मुआवजा मिलता है, तो उसका पैसा किसने दिया? आपने दिया ना। तो आप ये तो नहीं बोलोगे भारत सरकार ने दिया। लेकिन यहाँ जब भारत सरकार उसका प्रीमियम पे करती है सबको कवर करने के लिए, या जो आपको 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत में मिलता है तो भारत सरकार देती है इसका पैसा। हिम केयर योजना थी तो हिमाचल सरकार देती थी इसका पैसा। ये राहुल गांधी जी जेब से नहीं देते हैं जी। आप कर नहीं पाए, जिसने किया आप उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। मेरा सवाल कांग्रेस से ये है कि क्या आप 125 यूनिट की जो हमारी योजना है उसको भी बंद करने जा रहे हैं? तो जो मीडिया में रिपोर्ट आई वो तो यही है। दूसरा, आप ये बताइए कि 18 महीने में आपने कर्जा लिया कितना? 25,000 करोड़ कर्जा 18 महीने, 25,000 करोड़, 95,000 करोड़ रुपया कुल कर्जा हो गया। सारे राज्यों में कुल मिलाकर अगर हिमाचल के स्तर के राज्यों को देखा जाए, पहाड़ी राज्यों को देखा जाए, सबसे ज्यादा कर्जे में हिमाचल प्रदेश है। चलने का तरीका आपका क्या है? आप कहते हो कर्जे की किस्त उतारने के लिए आपको और कर्जा लेना पड़ता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार पूरी तरह से दादागिरी करने पर आ गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी विधानसभा उपचुनाव भी हारने वाली है। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार अब पूरी तरह से दादागिरी के ऊपर आ गई है। जिस तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को, पंचायत चौकीदारों को, आईपीएच के वर्कर्स को, पीडब्ल्यूडी के वर्कर्स को इकट्ठा करके डराने धमकाने का काम चला है, इस बात से पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री जी देहरा में चुनाव हारने वाले हैं। और इसी प्रकार नालागढ़ के अंदर और हमीरपुर के अंदर जिस तरह से और इंस्पेक्टरी राज, पुलिस राज चल रहा है, वो इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है। देहरा की जनता होशियार सिंह को अपना आशीर्वाद दे रही है और ये मन बना लिया है हमें ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे लिए उपलब्ध हो। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव से बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आशीष शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं को ही पूरा किया। उन्होंने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कार्य नहीं करवाए। अपने वक्तव्य में कहा है, अपने भाषणों में कहा है, तथ्यों के ऊपर आधारित है। इनकी एक कंपनी जो जिसमें आशीष जो थे वो बतौर डायरेक्टर और इनके परिवार की कंपनी उसको कह सकते हैं, चुनाव से ठीक पहले 14/10/2024 को इन्होंने उस कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर रिजाइन किया और उससे पूर्व ये 2019 में इन्होंने कंपनी बनाई और इसी कंपनी के नाम से जो है वो ये काम लेते हैं। इस कंपनी में इनके रियल ब्रदर जो हैं वो उसके डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, इनके परिवार की कंपनी है। ये कहना कि इनकी उसमें कोई भूमिका नहीं है, इनकी कोई उसमें रोल नहीं है, सरासर गलत है। और 2023 और 2024 के बीच में इस कंपनी को 140 करोड़ रुपए के जो काम है, चाहे वो ब्रिजेस के हैं, हेलीपैड बनाने के हैं, सड़कों की अपग्रेडेशन का है, इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ रोड्स है, तो कुल मिला के जो हमीरपुर ज़िला के हैं, कुछ घुमारवी बिलासपुर ज़िला के हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट के हैं, कुल मिला के 140 करोड़ रुपए के जो वर्क हैं वो इनकी कंपनी को, जिसमें इनके जो भाई हैं
वो उसके मालिक हैं और चुनाव लड़ने से पूर्व ये स्वयं उसके मालिक थे। तो ये टेक्निकली इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले उससे खुद को अलग किया, लेकिन इनके परिवार की कंपनी है, तो अपना जो इनका रुतबा बतौर विधायक रहा है उसका इस्तेमाल करके, उसका इन्फ्लुएंस करके, उसका इन्फ्लुएंस जो है उसको इस्तेमाल करके इन्होंने ये काम लिए। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने एक बार फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ये पहली बार नहीं जब सुधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लिया हो। कई बार देखा गया है कि जब सुधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार पर बरसे हो या निशाना साधा हो। इसी कड़ी में अब सुधीर शर्मा ने बिजली बोर्ड में स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी की टेंडर को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि 3 जुलाई को बिजली बोर्ड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक हुई, लेकिन उसमें अधिकतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं पहुंचे और एक टेंडर जो कि 175 करोड़ का था उसे बढ़ाकर 244 करोड़ कर दिया। और हिमाचल प्रदेश में आकर के ये कम से कम जो है 39% अधिक जो टेंडर कॉस्ट थी उससे बढ़ा करके इनको जो है ये टेंडर दे दिया गया और आनन फानन में दिया गया ये टेंडर है। सीधा सीधा ये 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जो है वर्तमान प्रदेश सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है। ये बीओडी के मिनट्स हैं, आप सबको भेज रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो उपचुनाव चल रहे हैं या अन्य जो खर्चे हैं वर्तमान जो कांग्रेस की सरकार है उसके, उनको देखते हुए कुछ बातें हुई हों और उनको पूरा करने के लिए आनन फानन में ये जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इसको जल्द से जल्द देने का निर्णय किया। और ऐसी भी जल्दी क्या थी, होना तो ये चाहिए था कि इसका रीटेंडर होना चाहिए था। ये टेंडरिंग प्रोसेस का खुल्ला उनकी अवहेलना है और खुला भ्रष्टाचार है, डॉक्यूमेंटेड भ्रष्टाचार है, जो कि वर्तमान सरकार के समय में प्रचलन हो गया है, ऐसा मेरा आरोप है। हिमाचल के वीर सपूत राइफलमैन कुलभूषण माटा को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। देश के राष्ट्रपति और भारतीय सेना को सर्वोच्च कमांडर महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने गैलेंट्री अवार्ड 2024 समारोह में राष्ट्रपति भवन में ये सम्मान प्रदान किया। हिमाचल के बेटे शहीद सिपाही पवन कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद पवन कुमार को कीर्ति चक्र देकर नवाजा। फरवरी 2023 में जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में एक ऑपरेशन के दौरान उन्होंने असाधारण सामरिक कौशल और परिचालन संयम का प्रदर्शन किया था और एक आतंकवादी को मार गिराया जबकि दूसरे को घायल भी किया था। नशे के कारोबारियों की अब खैर नहीं, क्योंकि शिमला पुलिस एक के बाद एक नशा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला रही है। शिमला पुलिस नशे के कारोबारियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 15 महीनों में शिमला पुलिस ने 1000 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है और 600 के करीब मामले दर्ज भी किए गए हैं। शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि शिमला पुलिस लगातार नशे के कारोबारियों पर अपना शिकंजा कसती जा रही है। देखिए, जो हमारे प्रमुख चैलेंजेस हैं, जैसे कि हम बार बार आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसमें क्राइम में जो है वो ड्रग्स पैडलिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो एक प्रमुख रूप से एक मेजर चैलेंज के रूप में मर्ज हो रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा सतर्कता की और एफर्ट्स की आवश्यकता रहती है। पिछले अगर हम एक सप्ताह की बात करें तो शिमला ज़िले में हमने 20 से ज़्यादा ड्रग पैडलर्स को अरेस्ट किया है और जो सीजर्स हैं, जो कॉन्ट्राबैंड के सीजर्स हैं, वो क्वांटिटीज़ जो हैं वो भी पकड़ी हैं और इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। इसमें जो ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो सिस्टम है पुलिस का वो अलर्ट है
और जो इस प्रकार की ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ से अपनी प्रॉस्पेरिटी को अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि ये तरीका नहीं हो सकता है कि जिससे आप जो है अपनी प्रॉस्पेरिटी को ढूंढें। पुलिस बड़ी कमिटमेंट के साथ और कन्विक्शन के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है। लुहरी जल विद्युत परियोजना प्रभावितों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त शिमला कार्यालय पहुंचा। इस दौरान लोगों को रोजगार देने और क्षेत्र में हो रही गैरकानूनी डंपिंग को रोकने की मांग डीसी से की गई। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा ने कहा कि जल विद्युत परियोजनाएं विवाद का विषय बन गई हैं। फिलहाल उम्मीद जताई जा सकती है कि प्रशासन और सरकार उनकी बातों पर संज्ञान लेंगे, वरना उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह वायदा किया था कि 10 जून के बाद वो एक व्यापक मीटिंग करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ ग्रह ऐसे हिमाचल प्रदेश पर आए हैं, एक चुनाव के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये हम समझते हैं ये चुनाव की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी निर्दलीय को इस्तीफा देने के लिए? तो अभी हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को जो 10 जून होना था, जब ये 3 निर्दलियों का ये रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद एक बड़ा डेलीगेशन उनके पास आएगा और उसमें हम एक दफा दोबारा विनती करेंगे उनसे कि भाई इन मांगों को हल करें। इस बात को भी हम कह रहे हैं, पानी सारा सूख गया है और उसके लिए डैम से सिंचाई के लिए भी पानी उठाना चाहिए, जो एक नई नीति के रूप में हम सरकार से ये विनती करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जहां अप्रैल महीने से लेकर जून महीने तक पर्यटन कारोबार चरम पर रहा, तो वहीं 1 जुलाई से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार अब मंदा होना शुरू हो गया है। हालांकि प्रदेश के निचले इलाकों में भारी बारिश हो रही है, तो वहीं बीते महीने पंजाब और हिमाचल के बीच टैक्सी चालकों का हुआ विवाद भी इसका कारण माना जा रहा है। ऐसे में जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर पर्यटन कारोबार एकदम से आधा रह गया है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में सैलानियों को आकर्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के 15 जुलाई से अब सैलानियों के लिए डिस्काउंट जारी कर दिया गया है। विकास निगम ने कुल्लू मनाली के विभिन्न होटलों में 20 से 30% डिस्काउंट डिक्लेयर किया है, जिससे कि टूरिस्टों को मनाली आने में डिस्काउंट की सुविधा मिल पाएगी। ऑक्यूपेंसी थोड़ी घटी है, ये जो पंजाब का विवाद शायद जो हुआ है और सब है, इसको लेकर और थोड़ी जो पर्यटक हैं, शायद पिछले साल जो यहाँ पे मनाली में बाढ़ आई और सब आया, शायद इसका थोड़ा इफेक्ट रहा हो और ऑक्यूपेंसी फिलहाल 40 से 50% तक गिर गई है। कुल्लू में हमारे सरवरी सिल्वर मून में 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, नगर कैसल में हम 30% दे रहे हैं, होटल कुंजुम में, हडिम्बा कॉटेजेस में और आपका लॉग हट्स में हमारे 30% डिस्काउंट अभी 15 जुलाई से चलेगा, और होटल रोहतांग मनालसू जो है वहाँ पे हमने 20% डिस्काउंट किया है डीसी ने। तो इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।